अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और जो आपको फिज़िक्स के लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप सुन रहे होंगे और अच्छी तरह से लर्न भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस दरअसल क्या था, कोई भी जो दो लाइट वेव्स हैं उनका आपस में मिलना, कंबाइन होना, सुपरपोज होना, उसको हम इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने दो टाइप्स पढ़ी इंटरफेरेंस की, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल जाए, ट्रफ ट्रफ से मिल जाए, फिर पाथ डिफरेंस जो है वो एम लैम्डा का मल्टीपल हो जाए, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने डिस्कस किया था कि जब क्रेस्ट ट्रफ से और ट्रफ क्रेस्ट से मिल जाए तो इस तरह के कम्बिनेशन को, वेव्स के कम्बिनेशन को या सुपरपोजिशन को हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। और उसमें जो पाथ डिफरेंस होता है वो λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि ये जो इंटरफेरेंस हो रहा होता है इसमें किस तरह की लाइट वेव्स जो हैं वो आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं, उसकी क्या शराइत हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वो शराइत आज डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस की। तो इसमें नॉर्मली 4 शराइत जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर भी नहीं कहूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी 2 शराइत हैं वो हम लोग एट द एंड डिस्कस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। पहले हम थर्ड और फोर्थ जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कंडीशंस को। सोर्सेज शुड बी नैरो एंड क्लोज। जिन सोर्सेज से लाइट वेव्स एमिट हो रही होती हैं, एक तो उनको नैरो होना चाहिए और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। और इंटेंसिटी, जो लाइट वेव्स एमिट हो रही हैं उनकी शिद्दत जो है वो भी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, दोनों की आसपास होनी चाहिए। तो ये तो हो गई ना स्टूडेंट्स सिंपल सी। इसमें अब नैरो और क्लोज का क्या मतलब है कि जैसे लेज़र लाइट हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें उसकी जो ओपनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो होती है। और अब हमने स्टूडेंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी कंडीशंस हैं और यही अक्सर डिस्कस की जाती हैं इंटरफेरेंस के लिए, तो फर्स्ट है जी मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। अब मोनोक्रोमैटिक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, मोनो का मतलब होता है सिंगल और इसको 1 भी कह सकते हैं, और क्रोमैटिक जो है इसको हम लोग इसका मीनिंग होता है कलर, यानी ऐसी लाइट वेव्स जो यानी ऐसे सोर्सेज जो सिंगल कलर की लाइट वेव एमिट कर रहे हों, ऐसे सोर्स को हम क्या नाम देते हैं, मोनोक्रोमैटिक सोर्स का। अब इसमें स्टूडेंट्स एक तो हो सकता है लेज़र सोर्स, यानी लेज़र हो सकती है लाइट। लेज़र लाइट जो है स्टूडेंट्स वो भी सिंगल कलर की लाइट एमिट कर रही होती है, सिंगल कलर की लाइट एमिट कर रही होती है। ये याद रखिएगा, कलर जो है दरअसल उसको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। कलर को स्टूडेंट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, कलर्स को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। यानी अगर फ़र्ज़ करें आप लेज़र लाइट ले रहे हैं और उसमें से रेड कलर की लाइट एमिट हो रही है तो उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, ग्रीन कलर की लाइट एमिट हो रही है तो उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी। लेकिन लेज़र लाइट में से पर्टिकुलरली एक ही कलर की लाइट एमिट होती है, इस वजह से ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स के तौर पे भी बिहेव करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये तो इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसकी सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो क्या हो सकती है, सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प, तो स्टूडेंट्स सोडियम लैम्प जो है इसमें से जो लाइट एमिट होती है उसका कलर होता है येलो। उसका स्टूडेंट्स कलर क्या होता है, येलो। तो येलो कलर होने की वजह से स्टूडेंट्स ये भी सिंगल वेवलेंथ लाइट एमिट करती है और उसकी वेवलेंथ होती है तकरीबन 589 नैनोमीटर। और फर्ज करें स्टूडेंट्स ये जो लेज़र में से लाइट एमिट हो रही है ये रेड कलर की है, तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है स्टूडेंट्स वो तकरीबन 620 से 750 नैनोमीटर के दरमियान में लाई करती है। तो ये स्टूडेंट्स इसका मतलब है ये भी सिंगल कलर की वेवलेंथ एमिट हो रही है और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। तो इस तरह के सोर्सेज को क्या नाम दिया जाता है, मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट होना चाहिए था जो मैंने अभी आपको दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है इसकी कंडीशन वो है कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। अब कोहेरेंट एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, तो स्टूडेंट्स कोहेरेंट से क्या मुराद है,
कोहेरेंट से मुराद है ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो ऐसी वेव लेंथ जो है एमिट कर रहे हों जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। अब ये एक थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है कि फेज डिफरेंस क्या होता है, और इसको स्टूडेंट समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकी वेव फॉर्म्स। फर्ज करें स्टूडेंट्स, एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे मैंने सोर्स ऑफ लाइट चूँकि ब्लू कलर की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया हुआ है तो मैं यहाँ सोर्स भी कौन सा लूँगी, ब्लू कलर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से वेव्स एमिट हो रही हैं और ये वेव एमिट हो रही हैं, तो इसमें देखें इसका फेज़ क्या होता है। पहले आपको फेज़ का कंसेप्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स। फेज़ जो है एंगल को कहते हैं। अब यहाँ पे हमने एंगल देखना है। अब एंगल जो है स्टूडेंट्स हम 3 डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, जिसमें से एक होता है डिग्री, ठीक है, और एक होता है रेडियन और एक होता है रेवोल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इन 3 यूनिट्स में मेजर करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ हम जो एंगल का यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो हम रेडियन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है, आपको पता है लाइट वेव्स क्रेस्ट और ट्रफ्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। तो क्रेस्ट में ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे फेज़ होता है 0 रेडियन। ठीक है, फिर यहाँ बी पॉइंट पे फेज़ होगा हर वेव का, इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे जो है फेज़ होगा π/2 रेडियन। फिर सी पॉइंट, फिर से जहाँ पे ये रेफरेंस लाइन पे या मीन पोजीशन पे वेव आ गई है, क्रेस्ट ख़त्म हो गया है, इस पॉइंट पे जो फेज़ होगा वो पाई रेडियन होगा। और इस पॉइंट फ़र्ज़ करें इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे दूँ, तो डी पॉइंट पे ये फेज़ होगा 3π/2 रेडियन। और इसी तरह से ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट पे स्टूडेंट इसका फेज होगा 2π। ये याद रखिएगा आप लोगों को, ये आने वाले टॉपिक्स में भी हो सकता है हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ जाए। वैसे भी अगर आप फिज़िक्स को कंटिन्यू करेंगे या आप आगे पढ़ सकते हैं मैथ्स में भी, तो ये डिफरेंट एंगल्स आपको पता होने चाहिए किसी भी वेव फॉर्म में किस तरह से इनको मेंशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब जो दूसरा सोर्स पड़ा हुआ है वो रेड कलर की जो लाइट है वो एमिट कर रहा है। ठीक है, और उसमें ये आपके पास इस तरह से यहाँ से लाइट वेव एमिट हो रही है। पॉइंट ए पर फ़र्ज़ करें ए डैश पॉइंट है, इस पे इसका फिर से जो हमारे पास आ रहा है फेज़ डिफरेंस, फेज़ आ रहा है वो 0 है, 0 रेडियन, यहाँ पे π/2 रेडियन, यहाँ पे पाई रेडियन, यहाँ पे फिर से 3π/2 रेडियन और यहाँ पे 2π रेडियन। ठीक है, तो अब आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, फेज़ डिफरेंस निकालना है। फेज़ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ इन दोनों वेव्स के जो एंगल्स हैं उनको डिफरेंस लेते जाएं, उनका सब्ट्रैक्ट करते जाएं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए और ए डैश पे अगर हम लोग फेज़ डिफरेंस निकालें तो वो हम कैसे निकालेंगे, 0 - 0 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट बी पर और बी डैश पर देखें, इस पे π/2 रेडियन है और इस पे भी क्या है π/2, बी डैश पे भी क्या है एंगल, फेज़ क्या है π/2। तो आप लिख देंगे π/2 - π/2 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पॉइंट ले लें, पॉइंट सी देखें, तो यहाँ पे सी पॉइंट पर फेज़ जो है वो पाई है, तो सी डैश पे भी कितना है पाई, तो आप पाई में से पाई को माइनस करें, आंसर फिर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट का आप फेज़ डिफरेंस मालूम करते जाएं, और अगर फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा हो, अब यहाँ पे गौर करें कांस्टेंट ही है, यानी तमाम पॉइंट्स पे जो फेज़ डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, 0 है, कांस्टेंट है। इस वजह से स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट हैं ये कोहेरेंट हैं, फेज़ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, यानी इनका फेज़ डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा मैंने 2 डिफरेंट कलर्स यहाँ पे लिए हैं, और उसकी वजह ये थी कि मैं अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स के तौर पे तो बिहेव नहीं कर रहे, फिर कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये समझाया है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, हम सिंगल कलर की ही वेवलेंथ को प्रेफर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व कर लेनी है। अब उसके बाद मज़ीद हम फेज़ डिफरेंस को एक और केस में भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें
तो हमारे पास ये भी इंटरफेरेंस ही हो रहा है इस केस में। अब देखें इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है कि ये इस वेव का जो ट्रफ है वो इस वेव के क्रेस्ट के साथ मिल रहा है। इंटरफेरेंस तो हो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट है वो क्या है, हमने क्या मालूम करना है, फेज डिफरेंस। अब आप देखें स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए डैश है, तो यहाँ ये जो वेव है इसका एक क्रेस्ट पहले ही पास हो चुका है, तो ये एंगल इसका होगा 0 और ये इसको हम मेंशन ना भी करें तो आप यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई। ठीक है, तो ये इसका जो अब इनिशियल एंगल फर्ज कर लें वो क्या है, पाई है, और इसका इनिशियल एंगल 0 है क्योंकि इसने पहले कोई क्रेस्ट या ट्रफ को नहीं पास किया, तो इस वजह से इसका ये क्रेस्ट से ही स्टार्ट हो रही है, तो इसका 0 होगा और इसका क्या होगा, पाई। इस पॉइंट ए का फेज है पाई, इस पॉइंट ए डैश का फेज कितना है, 0। तो आप यहाँ पे फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसके फेज में से इसके फेज को माइनस कर देंगे, तो आप लिखेंगे ए डैश का फेज डिफरेंस आ रहा है आपके पास पॉइंट ए डैश पर। ठीक है, वो आपके पास फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई माइनस 0 विच इज इक्वल टू पाई। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट बी और बी डैश को हम कंसीडर करते हैं। बी पे फेज है 2 पाई और बी डैश पे फेज है पाई। देखें 0 के बाद नेक्स्ट फेज क्या होता है, जो मेन पोजीशन पर लाई कर रहा होता है उसका फेज होता है पाई। तो यहाँ पे देखें 0 के बाद ये वाला फेज क्या हो जाएगा, पाई, लेकिन इस पाई के बाद नेक्स्ट फेज 2 पाई आ गया है और इसका है पाई, तो 2 पाई में से पाई को आप माइनस कर दें तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, फिर से 1 पाई। और इसी तरह से पॉइंट सी और सी डैश का फेज डिफरेंस निकालें तो 3 पाई में से 2 पाई माइनस करें, फिर से फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई। अब आप यहाँ पे गौर करें कि तीनों पॉइंट्स पे जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। तीनों पॉइंट्स पे स्टूडेंट्स फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस है जी सेम। ठीक है, कांस्टेंट, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है। तो इस तरह के सोर्सेज ऑफ लाइट को हम स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं, फेज कोहेरेंट सोर्सेज, या हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज भी कहते हैं इनको। समझ आ रही है बात की। तो इस तरह ऐसे सोर्सेज जो जिनका फेज डिफरेंस सेम हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, ऐसे सोर्सेज को हम क्या नाम देते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको कोहेरेंट सोर्सेज के जो कंसेप्ट है वो समझ आ चुका होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमने चार की चारों कंडीशंस जो हैं ये फुलफिल करनी है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव्स होंगी वो इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेरेंस उनमें पॉसिबल हो सकेगी। फर्स्ट है जी मोनोक्रोमेटिक, सेकंड कोहेरेंट हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए, थर्ड है सोर्सेज नैरो होने चाहिए और एक दूसरे के बहुत बहुत करीब होने चाहिए, और फोर्थ हमारे पास है इंटेंसिटी जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल एक ये भी पैदा होता है कि हम कोहेरेंट सोर्सेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक इंटरफेरेंस इन लाइट वेव्स के लास्ट बिल्कुल एंड में। ठीक है, तो ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज, तो या हम कोहेरेंट लाइट वेव्स किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है कि हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स सिंपल सी एक एग्जांपल है कि अगर जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं, कौन सा सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स आ गया और इसमें से जो इसके सामने हम एक स्क्रीन रख देंगे मोनोक्रोमेटिक, इसके सामने स्टूडेंट्स हमने एक स्क्रीन रख दी जिसमें बहुत ज़्यादा करीब करीब 2 स्लिट्स हमने बना ली, 2 होल्स बना लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दूर हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने इसको आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा दूर बनाया है ताकि आपको पता चले। एक स्लिट S1 इसमें है होल और दूसरा S2 होल ये है। ठीक है, तो ये दो बहुत ज़्यादा करीब है, इतने ज़्यादा करीब हैं इनके दरमियान सेपरेशन ना होने के बराबर है। अब इसमें से जो लाइट वेव्स एमिट होंगी, तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की हुई हैं, तो अब आप कहेंगे सोर्स जो है वो रेड कलर का है, आपने लाइट वेव्स ब्लू कलर की एमिट करवा दी। तो उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे ऐसा किया है। आप इसको सेम कलर का भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इन दोनों सोर्सेज में से जब
लाइट वेव्स एमिट होके इधर इस पॉइंट पी पर जाके कंबाइन होंगी, इंटरफेरेंस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंडीशन पढ़ रहे थे, ये जी सोर्स है एक मोनोक्रोमेटिक तो हमने ले लिया, दूसरा फेज कोहेरेंस कैसे ऑब्टेन होगी, क्योंकि सोर्स तो सिंगल ही है, तो इसमें से जो लाइट वेव्स एमिट होंगी वो सिंगल वेवलेंथ की होंगी, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा फेज कोहेरेंस कैसे ऑब्टेन होगा, ये स्लिट्स इतने ज़्यादा क्लोज होंगे कि इनका जो इन दोनों निकलने वाली वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। इन दोनों लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने की वजह से हम लोग कहेंगे कि ये सोर्स ऑफ लाइट किसके तौर पे बिहेव करेगा, फेज कोहेरेंट सोर्स के तौर पे। समझ आ रही है बात की। तो स्टूडेंट्स ये हमने ऐसा कैसे मुमकिन बनाया, हमने सामने एक प्लेट रख दी जिसमें दो स्लिट्स कर लिए, उसकी वजह से अब लाइट वेव्स को सिंगल एक कलर की लाइट को हमने दो लाइट वेव्स में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से अब ये दोनों लाइट वेव्स जो हैं वो उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने की वजह से कोहेरेंट सोर्स के तौर पे बिहेव करेंगे। ठीक हो गया। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा है। हाइगन्स प्रिंसिपल में जो फर्स्ट वेव फ्रंट होता है उस पर मौजूद जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो किसके तौर पे बिहेव करते हैं, कोहेरेंट सोर्स के तौर पे सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। समझ आ रही है बात की। तो ये आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। थ्योरेटिकली स्टूडेंट्स आप लोग इसको चैप्टर नंबर 9 की जो फर्स्ट ईयर की बुक है फिज़िक्स की, उसको आप लोगों ने वहाँ से प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, और वहाँ पे आपका ये तकरीबन थर्ड टॉपिक है, वहाँ से प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।